डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर सुनील परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए प्रथम वर्ष हिंदी मुख्य और गौण के प्रश्न पत्र 01 हिंदी कहानियां और उपन्यास के खंड 3 हिंदी उपन्यास त्यागपत्र की इकाई नंबर 13 त्यागपत्र उपन्यास में मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इस इकाई के पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो इस इकाई को पढ़ने के बाद आप मनोविज्ञान का अर्थ समझ सकेंगे। दूसरा है त्यागपत्र उपन्यास में जैनेन्द्र के मनोविज्ञान दृष्टिकोण से अवगत हो सकेंगे। मित्रों, इस खंड की पहली 2 इकाइयों में आप जैनेन्द्र का जीवन परिचय, त्यागपत्र की कथावस्तु और पात्र एवं चरित्र चित्रण पढ़ चुके हैं। प्रस्तुत इकाई में जैनेन्द्र के मनोविज्ञान दृष्टिकोण को जानने का उपक्रम रहेगा। प्रेमचंद के बाद उपन्यास के विविध प्रकार सामने आए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण प्रकार मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। यह उपन्यास अपने कथ्य और शिल्प की दृष्टि से बहुचर्चित रहा है। इस नायिका प्रधान उपन्यास में लेखक ने नायिका मृणाल के जीवन की करुणा, पीड़ा, मजबूरी, त्याग और समर्पण का वर्णन किया है। जैनेन्द्र जी ने व्यक्ति के मन की विसंगतियों का बखूबी वर्णन किया है। त्यागपत्र उपन्यास की कथावस्तु और चरित्रों का ताना बाना मनोविश्लेषण के आधार पर बुना गया है। सीमित पात्र एवं परिवेश के माध्यम से मानव मस्तिष्क की गहराई तक पहुंचने में, मन की उलझनों को पकड़ पाने में और मानसिक द्वंद्व की स्थिति को भांपने में जैनेन्द्र सक्षम है। लेखक ने बाह्य जगत से ज्यादा अंतः जगत को स्थान दिया है। आत्मपरक शैली में लिखे गए इस उपन्यास में मानसिक द्वंद्व से उत्पन्न सूक्ष्म कथा सूत्रों को आधार बनाया गया है। आइए इस उपन्यास में समाविष्ट मनोवैज्ञानिक पहलुओं को पढ़ते हैं। लेकिन मित्रों, उससे पहले मनोविज्ञान के अर्थ और स्थापनाओं को समझ लेना आवश्यक है। मनोविज्ञान का अर्थ एवं उसकी स्थापनाएं। मनोविज्ञान का एक बड़ा सीधा सा अर्थ बनता है मन का विज्ञान। हम लगातार कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, अपने चारों ओर की परिस्थितियों से जाने अनजाने प्रभावित होते रहते हैं और मूक या मुखर प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। हम निरंतर कुछ न कुछ करते रहते हैं या कुछ नहीं करते हैं। यह सब सोचना, करना और प्रतिक्रिया देना, यानी एक शब्द में हमारा कुल व्यवहार हमारी चेतन अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं का नतीजा होता है। इन्हीं मानसिक प्रक्रियाओं का व्यवस्थित अध्ययन मनोविज्ञान का विषय है। मित्रों, मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के प्रेक्षणीय व्यवहार का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन, उसकी मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं तथा वातावरण की घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर करता है। इस परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान कहा गया है। इसी रूप में मनोविज्ञान साहित्य से जुड़ता है। प्रेमचंद ने उपन्यास का स्वरूप बताते हुए कहा है, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मुख्य स्वर है। अपने विस्तृत समावेशी अर्थ में यह कथन साहित्य की किसी भी विधा के लिए ठीक ही बैठता है और बिना किसी विशेष व्याख्या के यह स्वतः स्पष्ट है कि मानव चरित्र उसके व्यवहार से ही प्रतिबिंबित होता है, जिसका रहस्योद्घाटन मनोविज्ञान का ही काम है। आरंभ में मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र का विषय था, किंतु बढ़ते अध्ययन के साथ अलग अध्ययन
शाखा के रूप में उसकी स्वीकारोक्ति हुई और 19वीं शती के उत्तरार्ध में सिगमंड फ्राइड ने विशिष्ट ज्ञान शाखा के रूप में इसे पूरी तरह स्थापित कर दिया। फ्रायड के सिद्धांतों की निर्विवाद सर्वसम्मति कभी नहीं रही, पर फिर भी इसी तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि 20वीं शती के बौद्धिक परिवेश के सृजन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आइए फ्रायड के सिद्धांतों पर एक नज़र डालते हैं। फ्रायड के सिद्धांत कार्यकारण के दृढ़ संबंध की मान्यता पर आधारित है। उनका मानना है कि हमारे व्यवहार के पीछे हमारी मानसिक प्रक्रियाएं होती है जो कार्य कारण संबंध से संचालित होती है। फ्रायड मन के 3 हिस्से मानते हैं: चेतन कॉन्शियस, अवचेतन सबकॉन्शियस और अचेतन अनकॉन्शियस। हमारे व्यवहार का निर्धारण जितना चेतन मन द्वारा किया जाता है उससे कहीं ज्यादा अचेतन मन उसे संचालित करता है। फ्रायड ने साबित किया कि अचेतन मन चेतन मन की अपेक्षा कहीं अधिक विशाल और शक्तिशाली है। यद्यपि साधारणतया उसके होने का एहसास नहीं होता, तथापि इसका अर्थ यह नहीं कि वह क्रियाशील नहीं रहता, अपितु वह निरंतर सक्रिय रहकर हमारी गतिविधियों, हमारे बात व्यवहार को अज्ञात रूप से प्रेरित प्रभावित करता रहता है। साहित्यकारों के लिए यह तथ्य काफी आकर्षक साबित हुआ। फ्रायड ने बताया कि यह अचेतन हमारी उन इच्छाओं, अभावों, अतृप्तियों का घर है जो सामान्य सामाजिक सांस्कृतिक स्वीकृति के अभाव में चेतन मन में जगह नहीं बना पाती और कुंठित होकर गहरे अचेतन में उतर जाती है और अभिव्यक्ति होने का मौका खोजती रहती है। फ्रायड का कहना है कि दमित इच्छाएं अनेक छद्य रूप धारण कर अपनी अभिव्यक्ति का मार्ग खोज ही लेती है। ये मार्ग प्रतीक कथा, स्वप्न या कथा साहित्य या आत्मविस्तार भी हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में दमित इच्छाओं का उन्दांतीकरण हो जाता है और वे समाज के लिए स्वीकार्य बन जाती हैं। अभिव्यक्ति का अनुकूल अवसर न मिल पाने से ये कुंठित भावनाएं मनोग्रंथि बन जाती है और मानसिक रोगों के रूप में प्रकट होती है। फ्रायड की विचार सरणी का केंद्रीय तत्व है काम। उनके अनुसार मानव में भारी यौन ऊर्जा होती है और उसके समस्त कार्यकलाप मूलतः काम भावना से ही संचालित होते हैं। यहाँ पर 2 अन्य महत्वपूर्ण मनोविज्ञानियों का उल्लेख करना उपयुक्त होगा जो आरंभ में फ्रायड के सहयोगी रहे थे, पर बाद में उसके कुछ विचारों से गहरी असहमति हो जाने के कारण उससे अलग हो गए और अपने तरीके से फ्रायड के काम को आगे बढ़ाते हुए नए सिद्धांत स्थापित किए। ये 2 मनोवैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड एडलर और कार्ल गुस्ताफ युंग। एडलर की प्रमुख मान्यताएं हैं वैयक्तिक मनोविज्ञान, जीवन की प्रेरणा शक्ति का मूल स्रोत, अधिकार भावना, वयस्क व्यक्ति चरित्र गठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक बचपन के समाज के साथ उसका संबंध, अनुभव और समाज के साथ उसका संबंध, मनस्ताप, मनोग्रंथि या मनोविकार का कारण व्यक्ति की सामाजिकता, परिवेश और वातावरण में निहित होता है, विशेषकर उसके बचपन से संबंधित सामाजिकता, परिवेश और वातावरण में। अतः इनके निवारण के लिए बचपन का इतिहास, भूगोल जानना आवश्यक है। यहाँ आप हिंदी फीचर फिल्म भूल भुलैया याद कर सकते हैं। इसमें अक्षय कुमार अभिनीत पात्र विद्या बालन अभिनीत पात्र के मनोरोग का इलाज करने के लिए उसके बचपन को जानने के लिए जाता है। युंग की प्रमुख मान्यताएं है जीवन का प्रेरणा स्रोत जिजीविषा है। अचेतन मन में
पुरातन ऐतिहासिक अनुभव राशि के तत्व होते हैं, जिसे प्रजातीय स्मृति कहते हैं। ये संस्कार रूप स्मृतियाँ किसी की व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि एक पूरे समुदाय, समाज, राष्ट्र या फिर मनुष्य मात्र को भी हो सकती है। इस प्रजातीय स्मृति के कई स्तर होते हैं। सबसे निचला स्तर तब का है जब मनुष्य पूरी तरह मनुष्य नहीं बना था, बल्कि काफी कुछ पशु समान जीवन जी रहा था। अगला स्तर आदिमानव के संस्कार का कह सकते हैं। इसके विकास क्रम में अलग अलग समुदाय के रूप में विकसित हुई मानव जाति की स्मृति का क्रम आता है। फिर राष्ट्रीय स्मृति और तब वंश परंपरा की स्मृति का। यह सब मनुष्य के अचेतन में संचित रहता है और अवसर मिलने पर चेतन व्यवहार में भी प्रकट होता है। इन सभी मनोवैज्ञानिक मान्यताओं का 20वीं सदी के विचार परंपरा पर गहरा असर पड़ा। हिंदी लेखक भी इससे अछूते न रहे। हिंदी साहित्य, विशेषकर कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर बहुत सी रचनाएं सामने आई। जैनेन्द्र कुमार, चंद्र जोशी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, पांडे, बेचन शर्मा उग्र आदि मनोवैज्ञानिक तथ्यों को आधार बनाकर लिखने वाले प्रमुख रचनाकार हैं। त्यागपत्र उपन्यास में मनोविज्ञान। हिंदी उपन्यासों की धारा शुद्ध मनोरंजनात्मकता और कोरी उपदेशात्मकता से जैसे ही यथार्थवादी सामाजिक सहोदेश्यता की ओर मुड़ती है, वैसे ही उपन्यासों में मनोवैज्ञानिकता अपने आप प्रवेश कर जाती है, क्योंकि तब उसके पात्र किन्हीं शास्त्रीय नियमों और कहानी की आवश्यकता के अनुसार घड़े गए स्वपाठ द्विआयामी पुतले नहीं रह जाते, बल्कि हमारे बीच से उठकर गए हुए जीते जागते वास्तविक मनुष्य होते हैं, जो अपने अंतर्मन के साथ वहां उपस्थित रहते हैं। जैसे प्रेमचंद के पात्र विचारों का आंतरिक आंदोलन, मानसिक द्वंद्व और उहापोह वहां भी है, जिसे समझकर लेखक अपने शब्दों में पाठकों के लिए वर्णित कर देता है। पात्रों के बाह्य क्रियाकलापों और व्यवहार के कारण के रूप में उनके अंतर जगत की हलचलों का पूरा ब्यौरा आमतौर पर प्रेमचंद तफसील से दे देते हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश मामलों में कार्य कारण संबंध बताने वाले ये विवरण सरल, एक रेखीय और अंततोगत्वा लेखक की अपनी सूझ ज्यादा लगते हैं। पात्रों में मनोविज्ञान से स्वाभाविक रूप से उपजे कम। दूसरे, प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के हिमायती थे, अतः उनके पात्रों का अंतर्मन यथार्थ होने पर भी आदर्शीकृत हो जाने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस प्रक्रिया में वे मनोविज्ञान के सिद्ध से विचलित हो जाते हैं। इसलिए प्रेमचंद और उनके समान लिखने वाले दूसरे लेखकों के उपन्यासों को मनोवैज्ञानिक उपन्यास नहीं कहा गया है। जैनेन्द्र ने प्रेमचंद की परंपरा पर चलते हुए भी अपने पात्रों को अधिकाधिक वास्तविक के करीब रखा और उन्हें आदर्श बनाने के स्थान पर बिना किसी लेखकीय टिप्पणी के स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता पूर्वक विकसित होने दिया। ऐसा लगता है कि जैनेन्द्र ने नवविकसित मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया था और वे फ्रायड से गहरे प्रभावित थे, अतः उनके पात्र स्वाभाविक रूप से फ्रायडीय सिद्धांतों के अनुरूप विकसित होते दिखाई पड़ते हैं। पात्रों के विकास को अनावश्यक लेखकीय हस्तक्षेप से बचाने के लिए जैनेन्द्र ने अक्सर अपने उपन्यासों को शैली भी आत्मकथात्मक या डायरी नुमा रखी है। त्यागपत्र में भी मुख्य पात्र ही अपने अनुभवों को कहता है। आइए अब देखते हैं कि इस उपन्यास में मनोविज्ञान के सिद्धांत कितने और कैसे प्रतिफलित हुए हैं। त्यागपत्र यह शीर्षक ही संकेत करता है
कि उपन्यास मनोवैज्ञानिक धरातल पर गठित हुआ है। त्यागपत्र किसका? जज साहब का। क्यों? वे अपने आप को इस पद के योग्य नहीं समझते। इसलिए ध्यान दीजिए, वे स्वयं अपने आप को योग्य नहीं समझते, कोई अन्य नहीं। दुनिया की नज़रों में तो वे एक सफल प्रतिष्ठित जज है, जिनके करियर में कहीं कोई अपवाद का दाग तक नहीं है। यह उनका आत्मविश्लेषण है जो उन्हें अपनी बुआ के प्रति हुए अन्याय के लिए अपराधी समझकर आत्मपीड़न की ओर ले जाता है। वे अपने आप को निर्वासित कर लेते हैं और एकांत क्षणों में अपनी बुआ मृणाल की जीवन कथा याद करते हैं। पर उनके पास बुआ के जीवन के वही हिस्से हैं जिनमें वे खुद उपस्थित रहे हैं। बाकी की कहानी अधूरी है, अस्पष्ट है, न केवल उनके लिए बल्कि पाठकों के लिए भी, यानी कल्पना। कल्पना की जगह नहीं, जो देखा, जो महसूस किया, वही कहा। लेकिन जज साहब बुआ के प्रति अपने को अपराधी क्यों समझते हैं? उपन्यास में वर्णित कथा तो ऊपरी तौर पर ऐसा कुछ नहीं बताती जिससे लगे कि वे अपराधी हैं। जब बुआ के मन में प्रथम प्रेमांकुरण हुआ, उसके लिए उन्हें अपनी भाभी से प्रताड़ना मिली। उनका अनमेल विवाह कर दिया गया और अधमरी अवस्था में ससुराल से वापस आने पर भी कुछ दिनों बाद पुनः वही भेज दिया गया। तब वे इतने छोटे थे कि परिवार का, अपनी माँ और पिताजी का पुरजोर विरोध कर ही नहीं सकते थे। बड़े होने पर उन्होंने बुआ को खोज ही निकाला और अपने साथ लौट चलने को कहा भी, पर वे ही किसी तौर लौटने के लिए तैयार नहीं हुए। वे क्या करते? जहाँ उनका विवाह संबंध स्थिर हो रहा था, वहाँ अकस्मात बुआ से भेंट होने पर भी साथ आने को कहा, पर वे नहीं आए। संबंध उजागर कर मान देने की कोशिश की, पर उसके चलते विवाह भी टूट गया और बुआ की नौकरी भी गई। पर सच बोलना अपराध कैसे हो सकता है? फिर आखिरी बार बुआ के पत्र से पता चला कि वे कहाँ हैं। मिलने गए तो समाज के तलछट में पड़ी बुआ की दुरावस्था का पता चला। यहाँ से भी अपने साथ चले चलने को बहुतेरी प्रार्थना बुआ से की, पर वे जहाँ थी वहीं रहना चाहती थी। बल्कि उन्होंने रुपयों की मांग को अपने लिए नहीं, उस तलछट के लिए जिसके साथ वे रह रही थी। ऐसा करना क्या संभव है? व्यवहारिक था। जज साहब को हार कर लौट आना पड़ा था। बुआ को नियति को स्वीकार कर लेना पड़ा था। इसमें उनका अपराध कहाँ था? तब बुआ की मृत्यु की खबर पाकर जज साहब को अपराध बोध क्यों हुआ? और वह भी इतना गहरा कि उन्होंने मान प्रतिष्ठा, ऐशो आराम, घर परिवार सब त्याग कर अपने को निपट एकांत में निर्वासित कर लिया। इसका उत्तर जानने के लिए मनोविज्ञान को समझना जरूरी हो जाता है। जज साहब का जो व्यवहार ऊपर के परिच्छेद में विवेचित है, वह उनके चेतन मन का कार्य है। चेतन मन सामाजिक होता है और सामाजिकता की दृष्टि से उन्होंने कोई असामान्य व्यवहार या अपराध नहीं किया था, पर उनका अवचेतन सबकॉन्शियस मन यह जानता था कि बुआ को दुर्दशा के लिए वह जिम्मेदार था, कि वह बुआ के सबसे निकट वही था और बुआ उस पर ही निर्भय हो सकती थी, कि यह अंततः उसकी ही कायरता थी। सामाजिक पद प्रतिष्ठा पाने की लालसा थी, स्वार्थपरकता थी, जिसने उसे बुआ को उनकी इच्छा के विरुद्ध भी साथ लाने से रोक दिया। अतः वह अपराधी बनता है और गहरे जाए और जज साहब के अवचेतन में उतरे तो यह भी पता चलेगा कि वह अपने बचपन के अंतरंग की साथी बुआ से वस्तुतः प्यार करते थे और बुआ भी उन्हें हृदय से प्यार करती थी। जैनेन्द्र ने इसके स्पष्ट संकेत दिए हैं। बुआ का तब का रूप सोचता हूँ तो दंग रह जाता हूँ। उस समय मुझे कहानी की परियों का ध्यान हो आता और मैं मुग्ध भाव से अपनी बुआ की ओर
आकृष्ट हो रहा था। मेरी 12 वर्ष की अवस्था होगी। मेरा मन उस समय बिल्कुल बुआ के बस में था। वह मुझे सचमुच बहुत प्यार करती थी, लेकिन तभी मैंने अनुभव किया कि उनके प्यार का रूप बदल गया है। वह मुझे अब उपदेश नहीं देती, बल्कि अपनी छाती में लगाकर जाने पार कहाँ देखने लगती है। वह शने शने मुझको अपने ऊपर ही लुढ़का लेती। उस रोज रात को वे मुझे बहुत देर तक अपने से चिपटाए रही। पूछने लगी, प्रमोद, तू मुझे प्यार करता है? सुनकर बिना कुछ बोले मैंने अपना मुंह उनकी छाती के घोंसले में और दुबका लिया। इस पर वह बोली, प्रमोद, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। अचेतन मन में बैठा हुआ यह अगाध प्रेम भी जज साहब को प्रति हुई अन्याय के लिए जिम्मेदार समझकर अपराधी ठहराता है। उपन्यास का केंद्र बिंदु मृणाल एक अनाथ बालिका। अनाथ इस दृष्टि से कि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। अपने से काफी बड़े भाई के परिवार में वह पल बढ़ रही है। भाई उससे बहुत स्नेह करते हैं, उसकी सभी इच्छाएं पूरी करने का यत्न करते हैं, पर भाभी का अनुशासन कड़ा है। पिता का यह स्नेह उन्हें बिगाड़ न दे, इस बात का मेरी माता को खास ख्याल रहता था। वह अपने अनुशासन में सावधान थी। मेरी बुआ को कम प्रेम करती थी, यह तो किसी हालत में नहीं कहा जा सकता, पर आर्य गृहिणी का जो उनके मन में आदर्श था, मेरी बुआ को वे ठीक उसी के अनुरूप ढलना चाहती थी। अनुशासन में सावधानी के पीछे का वास्तविक कारण वह फ्रायडीय सिद्धांत है, जिसके अनुसार पुरुष के संदर्भ में माता अपनी पुत्री को भी प्रतिद्वंदी समझती है। यदि आप उपन्यास का एक वाक्य ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इस तथ्य की पुष्टि में और भी प्रमाण पा सकेंगे। दमित इच्छाओं वाली एक 15-16 वर्ष की किशोर बालिका, जिसके मन में अपने आप को लेकर, अपने शरीर को लेकर बहुत से प्रश्न अकुलाते होंगे, जो बहुत कुछ कहना, बहुत कुछ समझना चाहती होगी, किसी से खुलकर बात तक नहीं कर सकती। प्रमोद के वर्णन से उसकी व्याकुलता का स्पष्ट आभास होता है। कहते कहते थोड़ी देर बाद एकाएक जाने उन्हें क्या याद आ जाता, चिहुक पड़ती। मैंने उस समय यह भी अनुभव किया कि उन्हें अब एकांत उतना बुरा नहीं लगता। शाम के वक्त छत पर खटोला डाले ऊपर उड़ती हुई चीलों को ही चुपचाप देख रही है। कभी पतंगों के पेच देखती है और कटी हुई पतंग पर जब तक वह ओझल न हो जाए आंखा रहती है, और नहीं तो खटोल पर पेट के बल लेटकर कोयले से धरती पर कोरम काटे हो खांची है। वह थोड़ी देर मुझे देखती रहती। वह दृष्टि अनबुझ होती थी, मानो मैं उन्हें दिख ही न रहा हो। मुझसे आर पार होकर जाने वह क्या देख रही है। वयस संधि पर खड़ी नवयौवना, जिसके अंत में सहेली के भाई के प्रति प्रेमांकुर हो रहा है, की मनोदशा का स्पष्ट वर्णन किया है। जैनेन्द्र ने यह प्रेमांकुरण पुलकित करने वाला भी है और भयभीत करने वाला भी। भाभी को जैसे ही पता चलता है, मृणाल का भय ही साकार हो उठता है। उसकी बुरी तरह पिटाई हो जाती है, जिसका वो विरोध तक नहीं करती। उसका विवाह आनन फानन में एक अधेड़ उम्र के निसंतान विधुर से कर दिया जाता है। वह फिर भी कोई विरोध नहीं करती, मानो अपनी दमित इच्छाओं के साथ साथ वह स्वयं भी अचेतन के गहरे गहन में उतर गई हो, और जो दिख रहा है वह मृणाल का सत्व न होकर शरीर रूपी खोल मात्र हो, जिसके साथ जो कुछ होना हो वह तो अब इस सब से परे है। विवाह के चौथे दिन मृणाल वापस आती है। तब मृणाल और प्रमोद के बीच हुई वार्तालाप में जैनेन्द्र मृणाल के गहरे अंतः का आभास देते हैं। तू एक काम करेगा? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। शीला के जाएगा? जाकर क्या करेगा? नहीं नहीं, मैं हंसी कर रही थी, कोई काम नहीं।
अपने पहले प्यार और सामाजिक रीति से हुए धर्म विवाह के बीच मृणाल द्वंद्व में है। चेतन और अवचेतन मन का द्वंद्व चेतन मन सामाजिक मर्यादाओं को निभाने का उपदेश देता है, अवचेतन प्राकृतिक इच्छाओं की ओर खींचता है। चेतन की विजय होती है और मृणाल मर्यादा की गठरी संभाले प्रतिगृह चली जाती है, जहाँ का उसका मन नहीं है, जहाँ उसे प्रताड़ना ही मिलती है। प्रताड़ना का कारण जैनेन्द्र ने पाठकों के मनोविज्ञान पर छोड़ दिया है। सब अपने अपने अनुभवों से उससे तदाकार हो। मृणाल अपने द्वंद्व से निकलने का प्रयत्न करती है। वास्तविक अर्थों में पति परायण बनना चाहती है और पति से अपना बीता हुआ कल सब सच सच बता देती है, क्योंकि एक सच्चे रिश्ते की शुरुआत सच से ही होनी चाहिए। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया यह होती है कि पति उसे घर से ही निकाल देता है। यही से मृणाल की समस्त दमित इच्छाएं आत्मविस्तार के रूप में प्रकट होती है। मृणाल का जीवन, मृणाल का शरीर सब दूसरों को समर्पित हो जाता है। उसका अपना कुछ बचता है तो वह है उसका सच्चा हृदय। आगे की उसकी समस्त क्रियाओं का स्पष्टीकरण केवल उसका शुद्ध हृदय है। फिर वह क्रियाएं समाज सम्मत हो या न हो, कोयले वाले के संग रहने से लेकर अंत समय में तथाकथित निम्न श्रेणी के लोगों के साथ रहने का औचित्य इसी प्रावीण्य सिद्धांत के द्वारा सिद्ध होता है कि दमित इच्छाएं अपनी मुक्ति का मार्ग खोज निकालती है और सकारात्मक मार्ग इच्छाओं के उदांतीकरण की ओर ले जाते हैं। जैसे मृणाल के साथ हुआ, अपना अहम खोकर वह सब की हो गई। सभी वर्जनाओं से ऊपर क्रोध, लोभ, मोह, घृणा आदि सभी नकारात्मकताओं से परे। मित्रों, आपने त्यागपत्र उपन्यास ध्यान से पूरा पढ़ा है? नहीं तो अब पढ़िए, जरूर पढ़िए। आप पाएंगे कि उपन्यास के प्रत्येक वाक्य में शब्दों के माध्यम से जितना कहा गया है, उससे कहीं ज्यादा वो कहा जा रहा है जो लिखा नहीं है। उदाहरण के लिए, मृणाल के शीला के घर जाने की चर्चा है, रोज जाने की चर्चा है, एक दिन अधिक देर हो जाने के कारण नौकर को भेजकर बुलाने की जरूरत पड़ जाने की चर्चा है, मृणाल की अन्य मनस्कता की चर्चा है, फिर भाभी द्वारा मृणाल को बुरी तरह पीटे जाने की चर्चा है। पर यह सब क्यों? यह शब्दों से नहीं कहा गया है, फिर भी पाठक बिना किसी विशेष प्रयास के सहज ही मृणाल के अंकुरित होते प्रेम संबंध और इसके कारण उसकी भाभी के रोष को आसानी से समझ लेता है। इसी तरह विवाह उपरांत जब मृणाल और शीला के भाई के बीच प्रमोद के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान होता है, तो संदेशों की विषय वस्तु शब्दशः न लिखी होने पर भी स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि उपन्यास मनोवैज्ञानिक शैली में लिखा गया है। आशा है अब आप समझ गए होंगे कि त्यागपत्र उपन्यास किस प्रकार मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया एक सफल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। मित्रों, आज हमने त्यागपत्र उपन्यास में मनोविज्ञान के बारे में जाना। आगे के लेक्चर में हम संवाद एवं कथोपकथन के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः